आपका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास के माध्यम से आप ऊष्मा की मौलिक संकल्पना को समझने के क्रम में कुछ तकनीकी शब्दों की समझ विकसित कर चुके होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि हीट एग्जैक्टली होता क्या है और संवेदनशील ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा में डिफरेंस क्या है और किस प्रकार संवेदनशील ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होता है और किस प्रकार गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होता है। इन तकनीकी शब्दों को स्पष्ट करने के क्रम में मैंने आपको वाष्पीकरण, संघनन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक जानकारी दी थी, जिसके आधार पर मैंने ये भी समझाने का प्रयास किया था कि कैसे आप जल चक्र की प्रक्रिया को इसी आधार पर यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप 150 शब्दों में लिख सकते हैं। यानी अपने लेवल पर अभी आपको मैं यही कहूँगा कि जितनी समझ आपको विकसित होती जा रही है उसे आप समझकर एक तरफ से अगर सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो दूसरी तरफ से लैंग्वेज देने का भी कोशिश कीजिए। यानी सेंसेबल हीट, लेटेंट हीट, वाष्पीकरण, संघनन, जल चक्र की प्रक्रिया, इनके बारे में जितनी समझ है उसे ही व्यवस्थित करके लिखने का प्रयास कीजिए। आज के डिस्कशन का टॉपिक है, पहले हमें ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों को समझना है, क्योंकि एक बार आप ऊष्मा की मौलिक संकल्पना को स्पष्ट कर लेते हैं, यानी सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट के साथ साथ अगर आपको यह भी समझ में आ जाता है कि हीट का ट्रांसफ़र कितने प्रकार से होता है, तो इसके आधार पर आप आसानी से ऊष्मा बजट की संकल्पना के टॉपिक को न केवल समझ पाएंगे बल्कि आप उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन का जवाब देने की स्थिति में भी आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों में जिन 4 विधियों का आपको अध्ययन करना है, यानी जिनके बारे में आपके पास एक बेसिक समझ होनी चाहिए, उनमें पहला है रेडिएशन, यानी जिसे हिंदी में विकिरण कहते हैं। दूसरा कंडक्शन यानी चालन, और तीसरा संवहन यानी कन्वेक्शन, एडवेक्शन को हिंदी में अभिवहन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब कभी भी अधिक तापमान वाले वस्तु से या अधिक तापमान वाले क्षेत्र से कम तापमान वाले क्षेत्र या वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो इन्हीं 4 विधियों के द्वारा होता है। जब आप विज्ञान की किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको ऊष्मा के स्थानांतरण से संबंधित इन 3 विधियों का वहाँ वर्णन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ भूगोल का अध्ययन करते समय ये भी ध्यान देना है कि कन्वेक्शन से एडवेक्शन कैसे अलग है। तो इस टॉपिक को समझने के पहले ऑब्जर्वेशन को आधार बनाते हैं और एक ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी करते होंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी बर्तन में पानी रखकर अगर गर्म करते हैं और आपने अगर ऐसा कार्य किया होगा तो यह महसूस किया होगा कि जिस बर्तन के साथ लगे हुए हैंडल को जैसे आप टच करेंगे, होल्ड करेंगे, तो आपका हाथ भी गर्म होने लगेगा। यानी इस हैंडल के हीट का ट्रांसफ़र आपकी बॉडी की तरफ होगा। इस विधि को चालन कहते हैं। साथ में यदि आपने पानी गर्म किया होगा तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पानी के गर्म होने पर अंदर की परतों से धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा हीट का ट्रांसफ़र ऊपर की परतों में होता है। इस विधि का संबंध है कन्वेक्शन यानी संवहन से। इसी प्रकार जिस जगह या स्थान पर आप बर्तन को गर्म करते हैं, यानी बर्तन के में पानी रखकर गर्म करते हैं, तो वहाँ से जो फ्लेम निकलता है, उस फ्लेम के साथ जो हीट निकलता है, उस हीट को रेडिएशन कहते हैं। ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन कि कैसे हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा एक क्षेत्र से या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। अब इसके विज्ञान को एक बार समझ लेते हैं और फिर इसे अप्लाई करेंगे हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कि वायुमंडल में या पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और सूर्य, इन सभी के बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि रेडिएशन क्या है।
यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों में विकिरण किसे कहेंगे। तो अब यहाँ समझना आपके लिए आवश्यक है कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर उदाहरण के तौर पर इस मेथड को समझाने का अगर मैं प्रयास करूं, या आप कह सकते हैं कि अगर हम डे टू डे लाइफ में इस मेथड को ऑब्जर्व करके समझना चाहें, तो यदि मैं यहाँ पर अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे बॉडी में जो बायोमास ऊर्जा है उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, और वही बायोमास ऊर्जा जो है का उपयोग करके मैं कहीं ना कहीं बोल पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, और इस कारण से जो ध्वनि ऊर्जा है वह ध्वनि ऊर्जा को मेरे साथ जो सिस्टम लगा हुआ है वह ध्वनि ऊर्जा को वह इंस्ट्रूमेंट पहले रिसीव कर रहा है और रिसीव करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद यहाँ के सिस्टम से वही इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इस जगह पे लगे हुए यानी कैमरे में लगे हुए सिस्टम को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव कर ले रहा है, और उसके बाद कैमरा जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करने के बाद उसे फिर से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, और फाइनली जो है वो विद्युत ऊर्जा फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो इस रिकॉर्डिंग के साथ स्टोर होते जा रहा है। अब यही जब आपके पास पहुंचेगा, तो आपके पास जब ये पहुंच रहा है और आप जब इसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने और सुनने के क्रम में यह आप तक जो पहुंच रहा है, तो ऐप के माध्यम से आपको यह वीडियो पहुंचाया जा रहा है। ऐप के माध्यम से जो आपके पास ये वीडियो पहुंचा, उस वीडियो के साथ जो वेव जा रहा है, जो आपके पास सिग्नल जा रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हो रहा है। इससे भी साधारण उदाहरण है कि जब आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते समय आप किसी के कॉल को रिसीव कर रहे हैं, तो उस समय जो वेव आपका मोबाइल रिसीव कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपने पहले भी इसके बारे में अध्ययन किया होगा कि रेडियो तरंग के रूप में हमें सिग्नल मिलता है, और उसी रेडियो वेव को हमारा मोबाइल रिसीव करता है, फिर उसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद ही वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है या वो पिक्चर में कन्वर्ट होता है। उसी उदाहरण को यहाँ लेकर चलना है कि जब कभी भी विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है। यानी जैसा अगर आपसे कहा जाए कि तरंग का शाब्दिक अर्थ होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। एक तरफ अगर कणों के कंपन के कारण एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो उस प्रकार के तरंग को यांत्रिकी तरंग कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये है कि यहाँ कणों के कंपन के कारण एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बल्कि यह जो वेव है एक एनर्जी पॉकेट के रूप में, जिसे विज्ञान की भाषा में फोटोन कहते हैं, एनर्जी पॉकेट के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, तो उस समय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप कहेंगे माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? तो माध्यम की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि इस प्रकार के ऊर्जा का स्थानांतरण यानी वेव का ट्रांसमिशन कणों के कंपन के कारण नहीं होता है, बल्कि एनर्जी की पॉकेट में कि इतनी फ्रिक्वेंसी होती है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसलिए यह लाइन ध्यान रखना है कि अगर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्पेस है, वैक्यूम है, जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। इसलिए जहाँ कोई माध्यम ना हो, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही एनर्जी का ट्रांसफ़र या स्थानांतरण हो सकता है। यही कारण है कि जो पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। अब यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं साइंस में, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये वेव है, तरंग, उस तरंग की अपनी एक गति होगी और उस तरंग की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी। तो तरंग के
कुछ बेसिक नेचर को यहाँ समझते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आने वाले टॉपिक को समझना आसान होगा। तो कुछ ऐसे समझिए कि जब कभी भी हम तरंग की गति का अध्ययन करते हैं तो तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, इन दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि तरंग की गति का तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति से सीधा संबंध होता है। और तरंग दैर्घ्य और तरंग की गति की जहाँ तक बात है और फ्रीक्वेंसी की, तो मान लीजिए कि अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग के कारण कणों में कंपन होता है, यानी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके कारण अगर डिस्टर्बेंस होता है तो ऐसे में कणों का कंपन जो है तरंग की दिशा के लंबवत होता है। अब ध्यान दीजिए कि स्कूल टाइम में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश तरंग, लाइट वेव, अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी यह एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव होता है। और ट्रांसवर्स वेव में कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, यानी अगर यह तरंग की दिशा है, ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा है, तो कणों का कंपन इस तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर होता है। और ऐसी स्थिति में जो ये तरंग का श्रृंग है, ये तरंग का गर्त है, तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को ऐसा लैम्डा में रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वहीं पर 1 सेकंड में होने वाले कंपन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ समझिए कि अगर मान लीजिए कि हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंपन मानते हैं, तो यह जो एक ऑक्सीलेशन है, इसको अगर हम काउंट करते हैं और ये देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन या कंपन हो रहा है, तो उसे हम तरंग की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये समझिए कि अगर हम किसी भी तरंग की गति का अध्ययन करते हैं या तरंग की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, तो उस समय हमें तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखना पड़ता है। अब इमेजिन कीजिए अगर तरंग की गति कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी में एक प्रकार का इन्वर्स रिलेशन होगा, यानी अगर तरंग दैर्घ्य फ्रीक्वेंसी में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होगा, तो जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य कम होता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तभी तरंग की गति क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ साइंस के बारे में यानी तरंग के बारे में ऐसी बातें अभी यहाँ क्यों बता रहा हूँ। तो सोच लीजिए, अगर आप पाठ्यक्रम को ध्यान से देखेंगे तो आपके सिलेबस में समुद्र विज्ञान में भी एक टॉपिक मिलेगा, समुद्री तरंग, सागरीय तरंग, सी वेव्स। तो मैं यह मानकर चलूँगा कि यदि मैं यहाँ आपको तरंग के बारे में जो सामान्य विशेषताएं बता रहा हूँ उससे आप समझ चुके रहेंगे, तो आने वाले टॉपिक में इसे दोबारा मुझे रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि इसे ध्यान में रखकर मैं आगे बढ़ूँगा। इसी प्रकार जब आप भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर जब आप भूकंप का अध्ययन करेंगे तो वहाँ भूकंपी तरंगों के बारे में अध्ययन करना होगा। सिस्मिक वेव्स जो एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, उसमें दोनों विशेषताएं देखने को मिलती है, वह एक प्रकार का यांत्रिकी तरंग होता है। इसी प्रकार जब आप भू आकृति विज्ञान में सुनामी का अध्ययन करेंगे तो सुनामी भी एक प्रकार का समुद्री तरंग है। तो सुनामी, भूकंप, समुद्र की अन्य तरंगों को समझने के लिए आपके पास वेव की एक बेसिक समझ होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप इस तरह ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और रेडिएशन की बात की जा रही है, तो जैसे ये वर्ड आया कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा का या ऊर्जा का स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है, तो पहले हमें यह तो जान लेना ही चाहिए कि वेव कहते किसे हैं, और उसके बाद हमें उसे ध्यान में रखकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिक प्रॉपर्टी को समझ लेना चाहिए, जिससे कि हम ये कहीं ना कहीं कंक्लूड करने की स्थिति में आ जाएंगे कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है या एनर्जी का, उसमें रेडिएशन की क्या भूमिका है। तो ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ कंक्लूड करके अगर हम आगे बढ़ें तो इतना कह सकते हैं कि किसी भी तरंग की गति का तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी से सीधा संबंध होता है।
दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और 1 सेकंड में होने वाले कंपन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि किसी तरंग की गति कांस्टेंट होती है तो तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी में एक प्रकार का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी तरंग दैर्घ्य के घटने से कम होने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या तरंग दैर्घ्य के बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी कम होगी, तभी उस तरंग की गति कांस्टेंट रहेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। अब इस फिगर में देखिए कि मान लीजिए कि यह एक ट्रांसफर वेव का डायग्राम है। दूसरी तरफ अगर हम इस दूसरे डायग्राम से इसकी तुलना करें तो यहाँ दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी है यहाँ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार यदि हम इस दूसरे वेव को लें, इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर भी दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी इससे भी कम हो गई है। यानी अगर हम इस 3 डायग्राम को कंपेयर करें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ तरंग दैर्घ्य कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी में कमी आ रही है, साथ में फ्रीक्वेंसी के अधिक होने पर ही तरंग की गति कांस्टेंट होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है कि यदि ऊष्मा का या ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यदि एनर्जी का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसमिट हो रहा है और ऐसी स्थिति में अगर माध्यम में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो रहा है तो कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होगा, यानी वह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होगा। और दूसरी बात यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को उसके तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब आप विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डिटेल में अध्ययन करेंगे, यानी इसके बारे में आपको वहाँ जानना होगा। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें और विद्युत चुंबकीय तरंग को तरंग दैर्घ्य फ्रीक्वेंसी के आधार पर अरेंज करें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब यहाँ ध्यान दीजिए, गामा रेज से रेडियो वेव तक अगर हम वेव को अरेंज करते हैं तो इनकी तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होती जाती है और फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ फ्रीक्वेंसी में कमी आती है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे जो तरंग होगा उसके पेनिट्रेशन पावर यानी उसकी जो ऊर्जा होगी वो भी कम होती जाएगी। क्योंकि इमेजिन कीजिए कि अगर 1 सेकंड में अधिक से अधिक कंपन होगा तो उस वेव का पावर भी अधिक होगा, उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। तो फ्रीक्वेंसी के कम होने के साथ तरंग की जो प्रतिभेदन क्षमता होती है, पेनिट्रेशन पावर होता है, वो भी कम होते जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस आधार पर गामा रेज से लेकर जो विजिबल रेज की अगर हम बात करें तो इनकी तुलना यदि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव से करें तो इनकी तुलना में इनका तरंग दैर्घ्य कम होता है और फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। इसलिए इन्हें
लघु तरंग विकिरण भी कहते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रारेड से अगर आप रेडियो वेव तक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शामिल करते हैं तो इनका तरंग दैर्घ्य विजिबल रेज से अधिक होने के कारण इन्हें दीर्घ तरंग विकिरण कहते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। अब यहाँ समझिएगा, हम ये कैसे निर्धारित करेंगे कि हम कौन सा लघु तरंग विकिरण है, कौन सा दीर्घ तरंग विकिरण है। तो एक तो आप इनके तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी के आधार पर समझ सकते हैं। दूसरा, इसे आसान बनाने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि जब कभी भी नाभिकीय ऊर्जा का यानी मैटर का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब इस प्रकार के विकिरण ऊर्जा का तरंग दैर्घ्य कम होता है और इसे लघु तरंग विकिरण कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि नाभिकों का संलयन हो रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान यानी नाभिकीय संलयन के समय यदि नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियस का जो मैटर है वह अगर विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। क्योंकि इमेजिन कीजिए कि अगर ये मैटर है और एक ही बार एनर्जी में चेंज कर दिया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी एक ही बार मैटर एनर्जी में चेंज कर रहा है तो हाई फ्रीक्वेंसी का वेव होगा। इसलिए ही चाहे नाभिकों का संलयन हो या नाभिकों का विखंडन हो, नाभिकीय संलयन या विखंडन के समय जब नाभिकीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है और फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। इस प्रकार के विकिरण को लघु तरंग विकिरण कहते हैं। वहीं अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है और उस क्रम में ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम दीर्घ तरंग विकिरण कहते हैं। यानी यदि ऊर्जा किसी भी प्रकार की ऊर्जा का रेडिएशन एनर्जी में परिवर्तन होता है, विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसका तरंग दैर्घ्य कम रहता है, उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्योंकि इमेजिन कीजिए एनर्जी का एक फॉर्म ही दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है यानी मैटर एनर्जी में नहीं चेंज कर रहा है तो ऐसी प्रक्रिया में जो वेव जनरेट होगा उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। इतनी बातों को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है। आप कहेंगे कैसे? जब सूर्य से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर किया था कि सूर्य पर हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है और इस प्रक्रिया यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के समय जहां एक तरफ हीलियम बनता है वहीं विकिरण ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो नाभिकीय संलयन के समय जब नाभिकीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उस प्रकार के विकिरण ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि जो सूर्य से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कुछ ऐसे समझें कि यदि सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, निर्वात है। इसलिए सूर्य से जो पृथ्वी को ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह विकिरण के रूप में होती है। दूसरी बात यह भी यहाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सूर्य पर जब हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है और ये हीलियम के बनने के साथ जो एनर्जी रिलीज होता है वह एनर्जी कहीं ना कहीं लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में होता है। तो यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि जो पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में क्यों होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि सूर्य पर नाभिकीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में
परिवर्तन होता है और इस प्रक्रिया के समय हाई फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट होता है। अब ध्यान दीजिए कि जहाँ ये पृथ्वी को लघु तरंग सौर विकिरण की प्राप्ति हो रही है, अब इससे एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ें तो मान लीजिए कि यह एक सिस्टम है, पृथ्वी रूपी सिस्टम है, इसको 100 इकाई शॉर्ट वेव रेडिएशन प्राप्त हो रहा है, लघु तरंग विकिरण, और इस सिस्टम से लगभग 35 इकाई शॉर्ट वेव रेडिएशन उसी रूप में वापस चला जा रहा है, यानी सिस्टम में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो क्या यहां समझा आपने कि यह वह 35 इकाई विकिरण ऊर्जा है जो जिस रूप में गया उसी रूप में वापस आ गया। इस प्रकार की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अगर वह लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होता है और ये लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में ही वापस चला जाता है, तो इसे परावर्तित ऊर्जा कहते हैं। और परावर्तित ऊर्जा से पृथ्वी के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जिस सौर ऊर्जा का परावर्तन होता है उसका पृथ्वी के द्वारा अवशोषण नहीं हो पाता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से अगर 35 का परावर्तन हो गया और 65 इकाई का, 100 में 35 को माइनस किए तो 65 इकाई हो गया, 65 इकाई का अगर यहाँ अवशोषण होता है तो समझिए विकिरण ऊर्जा को किसने एब्जॉर्ब किया? सिस्टम में। अब ये सिस्टम जो है, अगर इस सिस्टम में जो अणु हैं उन अणुओं की गतिज ऊर्जा अगर बढ़ जाती है, तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अणुओं की अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पहला स्टेप क्या हो गया कि विकिरण ऊर्जा का किस में परिवर्तन हुआ? सौर ऊर्जा का अणुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो क्या बढ़ेगा? सेंसेबल हीट बढ़ेगा, संवेदनशील ऊष्मा में वृद्धि होगी। सेंसेबल हीट अगर बढ़ेगा, संवेदनशील ऊष्मा में अगर वृद्धि हो रही है तो इस सिस्टम का तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। आप सोचिए, अगर इस सिस्टम के तापमान में वृद्धि हो रही है और इस सिस्टम का तापमान जब आसपास के वातावरण से या आसपास के सिस्टम से अधिक होगा तो यहाँ से हीट बाहर निकलेगा। अब यहाँ समझिएगा, इस जगह पे विकिरण ऊर्जा का पहले अणुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद उससे हीट बढ़ा, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया, और उसी एनर्जी में जो हीट है, अब वो हीट जो है अगर रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इस प्रकार के रेडिएशन को लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, दीर्घ तरंग विकिरण कहते हैं। लॉन्ग वेव रेडिएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यदि पृथ्वी के द्वारा 100 इकाई सौर ऊर्जा की प्राप्ति लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में होती है और उसमें से मान लीजिए 35 इकाई का परावर्तन हो जाता है, तो वह भी लघु तरंग विकिरण के रूप में ही होगा। लेकिन जो 65 इकाई पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होता है, उससे पहले विकिरण ऊर्जा का अणुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है तो ऊष्मा का निष्कासन दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। तो पृथ्वी से जो हीट बाहर बाह्य अंतरिक्ष में जाती है उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया को के लिए वर्ड यूज करते हैं निष्कासन हो रहा है। और पृथ्वी की सतह के द्वारा जब ऊष्मा का निष्कासन दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है, तो ऐसे दीर्घ तरंग विकिरण को ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के दीर्घ तरंग विकिरण को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिवीय विकिरण कहते हैं।
3 वर्ड यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो विकिरण के रूप में इसलिए होती है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, और जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है वहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊर्जा का स्थानांतरण रेडिएशन के फॉर्म में होता है। पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो लघु तरंग विकिरण के रूप में इसलिए होती है क्योंकि सूर्य पर नाभिकीय संलयन के कारण नाभिकीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। पृथ्वी से जो ऊर्जा का परावर्तन होता है वो लघु तरंग विकिरण के रूप में ही होता है क्योंकि परावर्तन के समय ऊर्जा जिस रूप में आता है उसी रूप में वापस चला जाता है। और पृथ्वी अगर सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तो उसके अवशोषण के बाद जो हीट बढ़ता है उस हीट का ऊष्मा का निष्कासन अगर पृथ्वी से बाह्य अंतरिक्ष में होता है यानी पृथ्वी की सतह से होते हुए होता है तो उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। यानी पार्थिव विकिरण किस रूप में होगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। तो आप सोचिए कि यदि मैं रेडिएशन के साइंस को आपके सामने नहीं रखता यानी रेडिएशन के साइंस को नहीं समझा और सीधे मैं ज्योग्राफी पर आ जाता और कहता कि देखिए पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति लघु तरंग विकिरण के रूप में होती है, निष्कासन दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है, और ऐसा करने क्रम में अगर आपको यही क्लियर नहीं होता कि रेडिएशन होता क्या है तो आप रटने में की प्रक्रिया को अपना लेते। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिविल सेवा परीक्षा में सफल होना है, अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करना है, तो विषय को समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। और समझने के लिए हमें अलग अलग विषयों की सहायता लेनी होगी। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने के क्रम में आप खुद भी सोचिए कि आप कहीं ना कहीं जीएस के उन विषयों को भी साथ लेकर चलते हुए आगे बढ़ेंगे जिसका आगे पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू हर जगह यूज होगा। तो आपकी जितनी समझ बेहतर होगी, अगर दूसरे विषय का हेल्प ले रहे हैं तो उस विषय से भी आपका जुड़ाव बना रहेगा और साथ में उसे अप्लाई करके उसके एक नए डायमेंशन को भी आप डेवलप करते जाएंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं मानिएगा कि आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको साइंस पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, बल्कि आपका साइंस बैकग्राउंड अगर होगा भी तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े होंगे या कोई कोर सब्जेक्ट का अध्ययन, क्योंकि यहाँ आप साइंस को अप्लाई कर रहे हैं, उसका हेल्प ले रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम तनाव लेने की आवश्यकता नहीं कि मेरा तो साइंस बैकग्राउंड है ही नहीं तो मैं कैसे इस सब्जेक्ट को समझूं। पहले तो ये सोचिए कि जीएस में पीटी के लेवल पर भी अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना है तो भी आपको विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। तो विज्ञान का अध्ययन जो स्कूल के लेवल पे पढ़ करते थे वैसा अध्ययन नहीं करना है, यहाँ पर साइंस को अप्लाई करके उस पर अपनी समझ बेहतर करनी है। तो अपने बैकग्राउंड को भूल करके जहाँ जो टॉपिक सामने आए उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। समझने में कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, उलझाना नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो अभी तक की बातों से अगर आपको यह स्पष्ट हो गया कि विकिरण के द्वारा विकिरण है क्या, रेडिएशन है क्या, और रेडिएशन लघु तरंग विकिरण किसे कहेंगे, दीर्घ तरंग विकिरण किसे कहेंगे, अवशोषण क्या है, परावर्तन क्या है, तो आगे अभी इसको जैसे जैसे अप्लाई करेंगे इसकी समझ और बेहतर होती जाएगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं कि ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों में एक है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरे प्रकार की विधि है अभिवहन, एडवेक्शन। अब ध्यान दीजिए, जहाँ तक कंडक्शन की बात है, अभी आपने ऑब्जर्व किया कि किसी भी अगर हम गर्म वस्तु को पकड़ते हैं या होल्ड करते हैं या उसको टच करते हैं तो जैसे हम उसको टच करेंगे तो उस गर्म वस्तु का जो हीट होगा वो हमारे बॉडी की तरफ ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आता है और ऐसी स्थिति में अधिक तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु की ओर अगर हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसे कंडक्शन कहते हैं। स्कूल टाइम में आपने ये पढ़ा भी होगा कि एक लोहे के रॉड को, छड़ को अगर हम गर्म करते हैं और उसके एक किनारे को गर्म करेंगे तो दूसरे किनारे पर
ऊष्मा का स्थानांतरण होने से वह दूसरा किनारा भी गर्म हो जाएगा। और इस आधार पर कहते थे, या आपने भी पढ़ा होगा, कि ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ जब आप अभी फिर से पुनः विचार कीजिएगा तो कुछ चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि क्या केवल ठोस पदार्थ में ही ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है, कि चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसी भी दो प्रकार के पदार्थ के बीच में भी हो सकता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। चालन के लिए ध्यान रखिएगा कि पहला वर्ड जो इम्पोर्टेंट है, कणों के विस्थापन, कणों के विस्थापन के बिना या विस्थापन की अनुपस्थिति में संपर्क विधि के द्वारा, कांटेक्ट मेथड के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को चालन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में और उस कांटेक्ट में होने के कारण अगर हीट का ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रकार की ही विधि को कंडक्शन कहते हैं। यानी अगर हम बर्तन में पानी को रखकर गर्म करते हैं तो पहले बर्तन गर्म होगा और फिर उस बर्तन के संपर्क में आने पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होंगे। तो बर्तन के संपर्क में आने पर अगर पानी गर्म हो रहा है तो उस विधि को चालन कहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करें और ये पृथ्वी की सतह है, यदि इसका तापमान अधिक है और इसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म हो रही है, इसके संपर्क में आने वाली यदि यह वायु गर्म हो रही है तो कौन से मेथड के द्वारा गर्म होगी? चालन के द्वारा। तो इतना भी ध्यान रखेंगे तो आगे आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कई प्रकार से अगर आपके सामने क्वेश्चंस किए जाएंगे तो उनका जवाब दे पाएंगे। अब समझिए, जहाँ चालन में कणों का विस्थापन नहीं होता है, कणों के विस्थापन के अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है, वहीं संवहन और अभिवहन के समय कणों के विस्थापन के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यानी संवहन और अभिवहन का संबंध किससे है? कणों के विस्थापन के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि को से है। तो अब यहां समझिए, अब प्रश्न उठता है कि अगर संवहन और अभिवहन दोनों में कणों के विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो संवहन में कणों का विस्थापन ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। यानी जब ऊर्ध्वाधर दिशा में कणों के विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे हम संवहन कहते हैं। और वहीं यदि क्षैतिज दिशा में कणों का विस्थापन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे हम अभिवहन कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। तो अब सोचिए, अगर मान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर आपसे प्रश्न किया जाता है कि रेडिएशन, चालन, संवहन और अभिवहन में कौन डिफरेंट है, तो सही जवाब क्या होगा? विकिरण। क्योंकि विकिरण के द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी उसके लिए कणों की कोई भूमिका नहीं होती है। वहीं पर अगर आपसे प्रश्न किया गया चालन, संवहन और अभिवहन में कौन डिफरेंट होता है तो क्या कहेंगे? चालन। क्योंकि चालन का जहाँ तक संबंध है, चालन में कणों का विस्थापन नहीं होता है। संवहन और अभिवहन क्यों एक ही प्रकार या एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं? क्योंकि दोनों में कणों के विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन, अभिवहन डिफरेंट क्यों है?
तो कहेंगे एक में कणों का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन होता है, दूसरे में क्षैतिज दिशा में विस्थापन होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको आपको यहाँ समझना था। अब इनको अगर आप समझ गए हैं तो आप सोचिए, इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि यदि ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह का जहाँ तापमान अधिक होता है उसके संपर्क में आने वाली वायु अगर गर्म हो रही है, तो जैसे उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होगी तो किस मेथड से? चालन से। अब जब ये वायु गर्म होकर हीट का ट्रांसफर ऊपर की ओर करेगी तो कणों का कौन सी दिशा में विस्थापन हो रहा है? ऊर्ध्वाधर दिशा में। इस मेथड को क्या कहेंगे? संवहन कहेंगे, कन्वेक्शन। अब सोचिए, यानी अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि वायुमंडल की परतें कैसे गर्म होती हैं, तो क्या कहेंगे? वायुमंडल की परतों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो संवहन, और वही कहा जाए कि सतह के संपर्क में आने वाली वायु कैसे गर्म होती है, इन दोनों में सेलेक्ट करना हो तो किसी कहेंगे? चालन। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि ये जलमंडल है और जलमंडल में सूर्य का प्रकाश, सौर प्रकाश के अवशोषण के द्वारा जल की सतह, सूर्य का प्रकाश जल की सतह से होते हुए अंदर की परतों में जा रहा है और अंदर की परतों में सौर ऊर्जा का अगर अवशोषण होता है तो अंदर की परतों का अगर पानी गर्म होगा तो हीट का ट्रांसफ़र किधर होगा? नीचे से ऊपर की परतों में। किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे कहा जाए वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं, अब समझिए, अब साइंस और ज्योग्राफी दोनों को एक साथ रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा कि वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन, विंड कहते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि पवन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होगा, तो क्या कहेंगे? अगर यहाँ क्षैतिज प्रवाह हो रहा है, यानी कणों का विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? क्षैतिज दिशा में। तो जवाब क्या होगा कि पवन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण अभिवहन विधि से होता है, एडवेक्शन से। वहीं वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को, वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को, वर्टिकल मूवमेंट को वायु तरंग कहते हैं, एयर करंट कहते हैं। अब सोचिए, यदि आपसे अब प्रश्न किया जाए कि वायु तरंग के द्वारा हीट का ट्रांसफर किस मेथड से होगा, तो क्या जवाब देंगे? संवहन के द्वारा। इसी प्रकार जल राशियों के क्षैतिज प्रवाह को जलधारा कहते हैं, यानी जलधारा का संबंध जल के क्षैतिज प्रवाह से। तो जलधारा के द्वारा हीट का ट्रांसफर अभिवहन विधि से होगा। और वहीं जल राशियों के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को जल तरंग कहते हैं, वाटर करंट कहते हैं। तो किस विधि के द्वारा होगा? संवहन के द्वारा होगा। सोचिए कि सिंपल सा आपने हीट के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लिया, यानी अब आपको इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए कि हीट अगर एनर्जी का एक फॉर्म है तो जिस हीट से हमें गर्मी और ठंडक का एहसास होता है उसे सेंसेबल हीट कहते हैं, और अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने के साथ सेंसेबल हीट बढ़ता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा की जिस मात्रा या अनुपात का हीट में परिवर्तन होता है उसे ही हम सेंसेबल हीट कहते हैं। और ऊर्जा की वह मात्रा जिसका उपयोग करके हम अणुओं के मध्य आकर्षण बल के प्रभाव को कम करने के साथ उसकी दूरी को बढ़ाते हैं, जिससे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इन दोनों के आधार पर आपने कल के यानी लास्ट क्लास के माध्यम से कह सकते हैं, आपने समझा कि कैसे जल जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो सेंसेबल हीट लेटेंट हीट में चेंज कर जाता है, और जब वाष्प जल में परिवर्तित होता है, अणुओं के बीच की दूरी कम होती है तो लेटेंट हीट सेंसेबल हीट में चेंज होता है। और वाष्पीकरण कंडेंसेशन की प्रक्रिया के समय
कैसे वाष्पीकरण के समय जल की सतह का तापमान कम होता है और कंडेंसेशन के समय वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। आज अभी तक के डिस्कशन से आपने ये समझ लिया होगा कि हीट का ट्रांसफ़र विकिरण चालन संवहन अभिवहन के द्वारा होता है। जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ऊष्मा का स्थानांतरण जब होता है तो उसे हम रेडिएशन विधि कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जहाँ बाह्य अंतरिक्ष है वहाँ कोई माध्यम नहीं है, वहाँ हीट का ट्रांसफ़र विकिरण के द्वारा होता है। जब कोई भी वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती है तो वैसे में चालन विधि के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है, और वहीं कणों के विस्थापन के कारण या तो संवहन या अभिवहन के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो सोचिए, थोड़ा सा आपने समय दिया और अपने फंडामेंटल्स को एक बार समझने का यानी क्लियर करने की कोशिश किया। अगर ये पहले से पढ़े हैं तो इस पर पुनः विचार कर लिया, और विचार करके अब इसी को आधार बनाते हुए हमें जिस टॉपिक पर आना है वो ये समझना है कि आखिरकार ऊष्मा बजट की संकल्पना आपके सिलेबस का टॉपिक है। अब हम लोग ज्योग्राफी के एक टॉपिक पर आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बजट। तो एक पहले हम लोग सामान्य तरीके से समझेंगे कि अगर आपसे प्रश्न करता है कि ऊष्मा बजट की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, हीट बजट से आप क्या समझते हैं, तो पहले उसे देखते हैं। फिर उसके बाद विशिष्ट जाएंगे कि जो मौसम वैज्ञानिक होंगे उन्होंने कैसे हीट बजट को एक्सप्लेन किया। तो सामान्यतः अगर हम हीट बजट के कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे यानी इस टॉपिक पर आ जाते हैं, तो पहले सबसे पहले हमें अगर इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो हमें सबसे पहले क्या समझाना होगा कि हीट बजट है क्या। उसके बाद हमें क्या समझाना होगा, जो क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, मेन बॉडी कौन सा होगा, कि आप यह हीट बजट के कॉन्सेप्ट के द्वारा स्पष्ट करना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में हीट का ट्रांसफ़र यानी पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कैसे होती है। फिर उसके बाद ये भी समझाना है कि पृथ्वी की सतह यानी अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर या के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में और वायुमंडल से पृथ्वी की सतह की ओर क्या हीट का ट्रांसफ़र होता है। और इसे समझाने के बाद जो आपको ओवरऑल टॉपिक को समझने के बाद आपकी जो अपनी समझ होगी, जिस निष्कर्ष पे आएंगे उसे यहाँ एक्सप्लेन करना है कि आखिरकार आपने हीट बजट का अध्ययन करने के बाद क्या समझा, क्या मैसेज देना चाहते हैं, यही कंक्लूजन की बात होगी। तो ध्यान ये भी रखना है कि जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो इसमें ऊष्मा बजट की इकाइयाँ वगैरह दी होंगी, कई सारे इकाई, तो इकाइयों को हमें मेंशन करना है और कोशिश करना है कि इस सेक्शन को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ग्राफ यानी फ्लो चार्ट के द्वारा बजट को दिखा दीजिए, डायग्राम के द्वारा आप दिखा सकते हैं और वहाँ पर आप इकाइयों को स्पष्ट कर दीजिए। यानी आंसर लिखते समय मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को अधिक महत्व देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ समझना। अब चलिए, अब तक जो आपने टॉपिक को समझा है यानी जो आपके पास अब विज्ञान की एक मौलिक समझ हो गई है, उसे ही आधार बनाते हुए अब एक एक करके हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हीट बजट का कॉन्सेप्ट है तो क्या है। तो देखिए, या तो आप हीट बजट कहें, इसकी जगह वर्ड चेंज कर सकता है, ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस, यानी हिंदी में कह सकते हैं भूमंडलीय विकिरण संतुलन। अब आप खुद ही देखिएगा कि आपके लिए इस टॉपिक को समझना कितना आसान हो जाएगा। बल्कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता जाऊंगा और आप सोचते जाइएगा, और जब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा तो अपने आंसर से मैच करते जाइएगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न यह है कि यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति किस रूप में होती है, तो आप क्या जवाब देंगे कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में होती है।
यहाँ यह नहीं समझाना है आंसर लिखते समय कि लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में क्यों होती है, क्योंकि टॉपिक रेडिएशन नहीं है, टॉपिक है हीट बजट। तो हमें यह बताना है कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति लघु तरंग विकिरण के रूप में होती है। और वहीं आपसे अगर कोई प्रश्न करे कि पृथ्वी से जो ऊष्मा का निष्कासन होता है, हीट का इमिशन होता है, वह किस रूप में होता है, तो क्या जवाब देंगे? दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। अब यहाँ समझिए, यह जो डायग्राम है, इससे आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हीट बजट या ऊष्मा बजट का संबंध पृथ्वी को के द्वारा लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा और दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊष्मा के संतुलन से है। ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस पर अगर क्वेश्चन आए तो बिगिनिंग वैसे करेंगे कि भूमंडलीय विकिरण संतुलन के संदर्भ में पृथ्वी की कल्पना एक खोले तंत्र के रूप में की जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी जिस अनुपात में सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है, उसी अनुपात में या उतनी ही मात्रा में उसे बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर देती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। यानी जितना पृथ्वी ने लिया उतना ही वापस भेज दिया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। इसलिए ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस वर्ड दिया गया कि ग्लोबल लेवल पर रेडिएशन में एक प्रकार का बैलेंस रहता है। और अगर इस बैलेंस के होने के कारण ही पृथ्वी का औसत तापमान नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना, यानी ऊष्मा बजट की संकल्पना के अनुसार पृथ्वी के द्वारा लघु तरंग विकिरण के रूप में अवशोषित ऊर्जा और दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊष्मा का अनुपात एक समान होने के कारण ही पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। अब सोचिए, मीनिंग आपने बता दिया। अब जैसे आपने यह लाइन लिखा तो आंसर पढ़ने वाला यह जानना चाहेगा कि भाई कैसे स्थिर रहता है, आखिर ये इनपुट आउटपुट होता कैसे, सूर्य पृथ्वी इन सब के बीच में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो पहले उस लाइन को लिखें और फिर आप चाहें तो ऐसे डायग्राम और ग्राफ की सहायता से आप अपने आंसर को स्पष्ट कर सकते हैं। यानी ये अगर पृथ्वी की सतह की बात करें और यह वायुमंडल है और सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, तो ध्यान दीजिए, यदि पृथ्वी को 100 इकाई लघु तरंग सौर विकिरण की प्राप्ति होती है, तो ध्यान दीजिए कि यदि हम यह मान लें कि पृथ्वी को 100 इकाई लघु तरंग सौर विकिरण की प्राप्ति होती है, तो इस 100 इकाई में से विकिरण का परावर्तन भी होता है। और परावर्तन जैसा कि अभी आपने समझा, परावर्तन किस रूप में होगा? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होगा। तो 100 इकाई में से 31 यूनिट 31 इकाई का परावर्तन वायुमंडल के द्वारा होता है और 4 इकाई का परावर्तन पृथ्वी की सतह के द्वारा होता है। यह मैं वो इकाई आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल वे में आप ध्यान में रख सकते हैं और इसे आधार बनाकर आप मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को समझा सकते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी के द्वारा कुल प्राप्त 100 इकाई लघु तरंग विकिरण में से 35 इकाई का परावर्तन लघु तरंग विकिरण के रूप में ही हो जाता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इससे इसका कहीं ना कहीं पृथ्वी के तापमान से इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वह ऊर्जा है जिसका पृथ्वी के द्वारा अवशोषण नहीं होता है। अब बचा कितना? 65। तो देखिए
जो 65 यूनिट का 65 इकाई का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें 65 इकाई में से लगभग 18 इकाई का अवशोषण वायुमंडल के द्वारा होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर 65 में से 18 इकाई का अवशोषण वायुमंडल के द्वारा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बचा कितना, 47 यूनिट, 47 इकाई का अवशोषण पृथ्वी की सतह के द्वारा होता है। इतनी बातों से आप किस निष्कर्ष पर आ गए? इस इतने जो यूनिट का आपने ब्यौरा दिया, यह कहा कि यदि 100 इकाई शॉर्टवेव रेडिएशन पृथ्वी की ओर आ रहा है तो इसमें से 31 यूनिट और 4 यूनिट ये कहाँ पहुँच गया, यानी टोटल 35 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में वापस चला गया। बाकी जो एब्जॉर्ब हुआ उसमें से 18 इकाई वायुमंडल के पास है और 47 यूनिट सतह के पास है। अब सोचिए, अब आप कुछ इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं कि पृथ्वी के द्वारा सौर ऊर्जा का जो परावर्तन होता है उसमें पृथ्वी की सतह के अपेक्षा वायुमंडल की परावर्तिता अधिक है, यानी वायुमंडल के द्वारा परावर्तन अधिक होता है। और इसे डिटेल में जाकर देखेंगे तो वायुमंडल के द्वारा जो परावर्तन होता है उसमें लगभग 27 इकाई का परावर्तन बादलों के द्वारा हो जाता है, यानी जल वाष्प बादलों के द्वारा होता है। और 27 के बाद जो 4 इकाई है उसका परावर्तन धूल कणों के द्वारा होता है। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ आएंगे तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पृथ्वी के द्वारा कुल अवशोषित लघु तरंग सौर विकिरण में सतह के द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण अधिक होता है। इसलिए पृथ्वी की सतह का तापमान वायुमंडल से अधिक हो जाता है, क्योंकि 18 इकाई का वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हो रहा है और 27 इकाई का पृथ्वी की सतह के द्वारा। अब इस एक पार्ट को आपने दिखाया, दूसरे पैराग्राफ में आ जाइए और दूसरे पैराग्राफ में कैसे आंसर को आप फिर क्लियर करेंगे उसको देखिए। अब आपके सामने यह डेटा है कि वायुमंडल के पृथ्वी की सतह के पास 27 इकाई प्लस हीट है, वायुमंडल के पास 18 इकाई हीट है। अब सोचिए कि ये 47 इकाई और 18 इकाई की यदि हम बात करें तो सीधी सी बात है, हीट का ट्रांसफ़र सतह से अगर वायुमंडल की ओर होगा तो जैसा कि अभी हमने आपको स्पष्ट किया कि जब कभी भी पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन विकिरण के रूप में होता है तब विकिरण का तरंग दैर्घ्य अधिक और फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इस प्रकार के विकिरण को हम दीर्घ तरंग विकिरण कहते हैं। तो जो दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडल से होते हुए बाह्य अंतरिक्ष में चला जाता है वह लगभग 5 इकाई लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, यानी वह दीर्घ तरंग विकिरण है जिसे वायुमंडल में उपस्थित गैस रोक नहीं पाते हैं, अवशोषित नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अब बचा क्या, अगर हम 47 में से 5 यूनिट को अलग कर देते हैं तो ऐसे में 42 यूनिट बचा। इस 42 यूनिट में लगभग 23 इकाई का निष्कासन यानी स्थानांतरण वायुमंडल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के समय होता है। जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि वाष्पीकरण के समय जब जल का वाष्प में परिवर्तन होता है तो जल की सतह से वायुमंडल में जलवाष्प के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे में जो जल की सतह से हीट का ट्रांसफ़र वायुमंडल में हो रहा है उसका लगभग अगर योगदान 23 इकाई है तो ये भी तो कहीं ना कहीं हीट के ट्रांसफ़र का मेथड है। दूसरी तरफ इसके बाद देखें तो लगभग 15 इकाई
का ट्रांसफ़र, 15 इकाई का ट्रांसफ़र जो है वह लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में होता है। अब सोचिए 23 इकाई का वाष्पीकरण के समय, 15 इकाई का लॉन्ग वेव रेडिएशन के समय, तो 23 और 15 अगर जोड़ेंगे तो यह पाएंगे कि यह 38 इकाई है। अब बचा कितना? 38 के बाद 4 इकाई, तो 4 इकाई ऊष्मा का स्थानांतरण सतह के संपर्क में आने वाली वायु में होता है, जो किस विधि से? चालन के द्वारा। तो अब समझिएगा, वाष्पीकरण के समय जो हीट का ट्रांसफर सतह से वायुमंडल की ओर हो रहा है, उसमें कणों का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो वह कौन सी विधि है? संवहन। और जब रेडिएशन के फॉर्म में हो रहा है तो वह कौन सी विधि है? विकिरण। तो यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो कौन सी प्रक्रिया यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि का योगदान सबसे अधिक होता है, तो क्या कहेंगे? संवहन का। अब सोचिए, यदि पृथ्वी की सतह का तापमान वायुमंडल से अधिक नहीं होता तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, और यदि वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती तो जल की सतह से वायुमंडल में जलवाष्प के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि नहीं होती। अब सोचिए, यदि वायुमंडलीय आर्द्रता में ही वृद्धि नहीं होती तो कंडेंसेशन कैसे होता है? संघनन कैसे होता है? और यदि संघनन की प्रक्रिया ही नहीं होती तो फिर आप सोचिए बादलों का निर्माण कैसे होता है? जब बादल ही नहीं बनते तो बारिश कैसे होती? बारिश ही नहीं होती तो यहाँ पेड़ पौधे यानी प्राकृतिक वनस्पति का विकास कैसे होता है? प्राकृतिक वनस्पति का ही विकास नहीं होता तो जीव जंतु यानी इन जीव जंतुओं का अस्तित्व कैसे होता है? और ये सब नहीं होते हैं तो हम और आप नहीं होते हैं, तो ये हीट बजट जैसे टॉपिक के अध्ययन का कोई मतलब रह जाता। तो पहली बात आपने क्या समझा कि ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण होने के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आए, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण होने के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। अब सोचिए, अब अगर हम एक बात समझ गए तो दूसरा प्रश्न ये भी था, हमें ये भी बताना है कि जो ये 18 इकाई पहले से वायुमंडल को कहाँ से मिला? सूर्य से। और 42 इकाई किससे मिला? पृथ्वी की सतह से। तो कुल कितना हो गया? 42 और 18 मिला दिए तो 60 इकाई। अब ये जो 60 इकाई बाह्य अंतरिक्ष में जा रहा है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जाएगा, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। तो पृथ्वी ने 65 इकाई लघु तरंग विकिरण को अवशोषित किया और इस पृथ्वी ने अंततः 65 इकाई को निष्कासित कर दिया। ये 65 इकाई चला गया बाह्य अंतरिक्ष में। तो जितना लिया उतना ही वापस कर दिया, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान नियत रहना चाहिए। तो आपने पहले जो लिखा कि ऊष्मा बजट की संकल्पना के अनुसार पृथ्वी एक खुले तंत्र के रूप में कार्य करती है, और आपने ये पहले लिखा कि पृथ्वी जिस अनुपात में सौर ऊर्जा यानी लघु तरंग विकिरण को अवशोषित करती है उसी अनुपात में उसे निष्कासित करती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। उसे आपने क्या कर दिया? उस स्टेटमेंट को आपने समझाकर यानी हीट के ट्रांसफ़र यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों के द्वारा समझाकर प्रूफ कर दिया। अब अगर प्रश्न करता है कि ऊष्मा बजट की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, तो जब निष्कर्ष होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपसे कोई प्रश्न किया जाता है तो जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए पहले हम आंसर लिख देते हैं। दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यानी क्वेश्चन की मीनिंग को स्पष्ट कर देते हैं। और जब पहले से ही क्वेश्चन का डिमांड क्लियर है कि हमें हीट बजट को स्पष्ट करना है, तो पहले हीट बजट को स्पष्ट कर दीजिए। अब उसके बाद जैसे आप उसको एक्सप्लेन कर दिए,
क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर दिए। तो जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष में आपको फ्रीडम है। भाई हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि हम अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं, उसे हमें फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अंततः अगर आपको कुछ अपने भी इसमें सुझाव देने हैं तो वह भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वर्ड कितना लिमिट है, कहाँ तक लिखना है, उसके अनुसार आप कंक्लूजन की बात को कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके दूसरे पक्ष पे चलते हैं कि सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी का औसत तापमान निश्चित नियत रहना चाहिए, और रियलिटी क्या कहता है अब उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है हम ये समझा पाएंगे कि एग्जैक्टली निष्कर्ष कहाँ तक हम इस टॉपिक को समझ पाएँ। तो दो तरह की बातें होती हैं कि एक तरफ हमें जो थ्योरी है, जो मान्यताएं हैं या जो सिद्धांत हैं, उनको हमें क्या करना है, उनका हमें वर्णन करना है या उन्हें स्पष्ट करना है। और दूसरी तरफ जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उस वास्तविकता को हमें इन सिद्धांतों से जोड़कर देखना है। तो वास्तविकता देखिए क्या है, जैसे आप किताबों का अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे तो आप यह पाएंगे कि ऊष्मा बजट की इकाइयों को लेकर एक मत नहीं है। यानी ऊष्मा बजट की इकाइयों को लेकर मौसम वैज्ञानिकों में, भूगोलवेताओं में आम सहमति नहीं है। ये मेंशन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप यह मेंशन नहीं करेंगे तो जैसे अभी हमने आपको कई सारी इकाइयों को बताया, तो हो सकता है कि आप किताबों को पढ़ने लगें या कोई आपके साथ सहपाठी कहे कि देखो किताबों में ये इकाई लिखा हुआ है, तुम्हें ये इकाई बताइए तो गलत है। तो आप कहेंगे गलत नहीं है, ऊष्मा बजट की इकाइयों को लेकर भूगोलवेताओं या मौसम वैज्ञानिकों में एक मत नहीं है। आप कहेंगे ये एक मत क्यों नहीं है, यह भी एक सोचने वाली बात है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ क्या इम्पॉर्टेंट है, यह जो ऊष्मा बजट की संकल्पना है, यह वास्तविकता क्या है कि यह मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण के संदर्भ में दी गई एक आदर्श परिकल्पना है। तो अब ये सोचिए, मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण के संदर्भ में दी गई एक आदर्श परिकल्पना है। जैसे अगर कहें तो कहेंगे कि भाई इसमें यह तो शामिल किया ही नहीं गया कि मानव जनित गतिविधियों के कारण आज जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैस हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और इनकी मात्रा के बढ़ने के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। क्योंकि रियलिटी क्या है कि सिद्धांत ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कांस्टेंट रहना चाहिए, और वास्तविकता में क्या है कि आज पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम भी दिया जा रहा है। तो अब अगर हम इस पॉइंट को स्पष्ट करें तो इसे कहा जाता है ऊष्मा बजट में विसंगति। ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इस प्रश्न का आप एक बेहतर जवाब इन्वायरमेंट को पढ़ने के बाद दे पाएंगे। विसंगति यानी एनोमली का मतलब होता है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। सिद्धांत कहता है ऐसा होना चाहिए, और रियलिटी कहता है कि ऐसा होता है। तो जो चाहिए अगर वैसा ही नहीं है तो एक विसंगति है। तो अब देखिए क्या है, उसे समझिएगा कि पहले वायुमंडल में जो है ग्रीन हाउस गैस
का जो मुख्य कार्य होता है वो ग्रीन हाउस गैस वो सतह की ओर आने वाले लघु तरंग विकिरण को नहीं रोकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए पारदर्शी होते हैं, लेकिन जब सतह से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वायुमंडल की ओर जाता है उसे यह ग्रीन हाउस गैस अवशोषित करके बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं। यानी ग्रीन हाउस गैस किसे कहेंगे? जो दीर्घ तरंग विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं। अब यह समझिए, और यह दीर्घ तरंग विकिरण के लिए अपारदर्शी होने के कारण ही लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं, जिससे वायु के तापमान में वृद्धि होती है। अब यहां समझिए कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित करके न केवल इसे बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं, बल्कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के अवशोषण के कारण जो वायु के तापमान में वृद्धि होती है, इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव। अब यहां क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए समस्या है? तो कहेंगे नहीं। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस नहीं होते तो जो ये सतह से हीट लॉन्ग रेडिएशन के रूप में बाहर जा रहा है उसे वायुमंडल रोक नहीं पाता। और अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी का जो ये टेम्परेचर इतना हीट रहता है वो हीट नहीं हो पाता। जब हीट ही नहीं होता तो पृथ्वी जैसी सतह पर यानी पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पति का विकास भी संभव नहीं होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। और सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर पृथ्वी का तापमान अगर कम रहता तो ऐसे में जीव जंतु मानव समुदाय का भी यहाँ अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित किए जाने से जो वायुमंडल का तापमान अधिक होता है वह समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि आज ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वायुमंडल से होते हुए बाह्य अंतरिक्ष में जाता है उसे भी अब ये ग्रीन हाउस गैस रोकने लगे हैं। आप सोचिए, इससे क्या होगा कि सतह की तुलना में अगर वायु का तापमान बढ़ जाएगा तो हीट का ट्रांसफर सतह से वायुमंडल की ओर होने के बजाय वायुमंडल से किधर होने लगेगा? सतह की ओर होने लगेगा। इस डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। कंडीशन को समझिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि यदि मानव जनित गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि होगी तो ऐसे में वायु के तापमान में अगर वृद्धि होती है, यानी वायु का तापमान जो है अगर अधिक होने लगता है किसकी तुलना में? सतह की अपेक्षा, तो ऐसे में जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो किधर आने लगेगा? सतह की ओर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वायुमंडल से पृथ्वी की सतह की ओर आने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन दीर्घ तरंग विकिरण को ही काउंटर रेडिएशन या प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं और डायग्राम को देखकर समझना है कि वायुमंडल से पृथ्वी की सतह की ओर आने वाले दीर्घ तरंग विकिरण लॉन्ग वेव रेडिएशन को काउंटर रेडिएशन कहते हैं। तो जब वायु के तापमान में वृद्धि होगी तो काउंटर रेडिएशन भी तो बढ़ेगा ना, प्रतिलोम विकिरण का दर भी बढ़ेगा।
और जब प्रतिलोम विकिरण का दर बढ़ेगा तो इससे पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि होगी। और ये पृथ्वी की सतह के जो औसत तापमान में वृद्धि होगी, आज उसे ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण कहा जा रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जा रहा है। तो सोचिए, ऊष्मा बजट की संकल्पना के अनुसार पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आज मानव जनित गतिविधियों के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जो ऊष्मा बजट में विसंगति का, एनोमली का एक महत्वपूर्ण ऊष्मा बजट में विसंगति का एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, प्रश्न आता है ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस, तब तो आपको समझाना है कि कैसे पृथ्वी एक खुले तंत्र के रूप में कार्य करती है और पृथ्वी का औसत तापमान कांस्टेंट रहता है। अगर प्रश्न आता है ऊष्मा बजट की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बजट, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस समझा देना है और सेकंड पार्ट में जो वास्तविकता है उससे भी परिचय करा देना है। यानी पहला लाइन कि ऊष्मा बजट की इकाइयों को लेकर भूगोलवेताओं में एकमत नहीं है। दूसरा पॉइंट कि यह एक मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण से संबंधित आदर्श परिकल्पना है। तीसरा पॉइंट कि मानव जनित गतिविधियों के कारण आज ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि से केवल वायुमंडल प्रदूषित ही नहीं हो रहा है, बल्कि काउंटर रेडिएशन के बढ़ने के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जो ऊष्मा बजट में विसंगति का एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। इतनी बातों को जब आप बताएंगे तो आपने थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को रियलिटी से कंपेयर किया, उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। कि पहला सुझाव क्या देंगे कि जहां ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा हमें यह स्पष्ट होता है कि सतह से वायुमंडल में ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है, वहीं हमें इस संकल्पना को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए जहां ऊष्मा बजट की इकाइयों को लेकर एक आम सहमति होनी चाहिए, भूगोलवेताओं में आम सहमति होनी चाहिए, वहीं हमें ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन करते समय प्रतिलोम विकिरण के प्रभाव को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे मौसम में होने वाले परिवर्तन का तार्किक या वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो सकेगा। अब सोचिए, इतनी सारी बातें हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो कॉन्सेप्ट के लेवल पर अब आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको लगेगा कि मैं भूगोल वैकल्पिक विषय की क्लास कर रहा हूँ, तो ये हीट के कॉन्सेप्ट को क्यों बता रहे हैं, सेंसेबल हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, रेडिएशन कंडक्शन वगैरह क्या है। तो उन्हीं को अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि हीट के कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस किए जाने के कारण अगर आप उसे ध्यान में रखकर ऊष्मा बजट की संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे तो यह कार्य आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो आप एक साथ दो कार्य कर रहे हैं, एक तो अपने साइंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करके उसे और बेहतर कर रहे हैं, और भूगोल के एक चैप्टर को तैयार करते समय आपकी डिफ़िकल्टी मिनिमाइज हो गई, तो आप ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से पीटी एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे वो मेंस में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मेंस की बात हो। अब आप सोचिए, सामान्य अध्ययन के पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है मेंस में कि हीट बजट से आप क्या समझते हैं, तो क्या वहाँ कोई और थ्योरी आ जाएगा? इतना ही रहेगा। बस अंतर क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट अगर यह एक ऑप्शनल है तो आपको भी आगे भी
नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे मौसम वैज्ञानिकों ने इसी हीट बजट को अपने ढंग से बताने का प्रयास किया। तो आप वैकल्पिक विषय के स्तर पे अगर आंसर लिख रहे हैं तो उनको भी आप चाहें तो उनके द्वारा दिए गए मॉडल को भी आधार बना सकते हैं। ये आपके ऊपर क्वेश्चन के डिमांड पर है। जब वो पूछेगा ही कि त्रिवार्था के ऊष्मा संतुलन मॉडल पर टिप्पणी करें तो कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, तो वो भी आपको जानना है। बस अंतर क्या होगा, कुछ नया नहीं होगा, इकाइयों के लेवल पर उनमें केवल क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब जितनी बातें हमने समझा दी उसी को आपके सामने अगर मैं डिक्टेट करा था तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऊष्मा बजट की संकल्पना पर टिप्पणी करें, यानी आप क्या समझते हैं। तो पहला ये मीनिंग का पार्ट हुआ कि भूमंडलीय विकिरण स्थिरता या संतुलन के संदर्भ में दोनों में से कोई एक वर्ड लिख दीजिए। पृथ्वी की कल्पना एक खुले तंत्र के रूप में की जा सकती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अपने औसत तापमान को क्या रखने के लिए, नियत रखने के लिए जिस अनुपात में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है, लघु तरंग विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, उसी अनुपात में उसे बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर देती है। यह लाइन कब लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जब क्वेश्चन होगा ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस पर टिप्पणी करें, तो बिगिनिंग यहाँ से कीजिएगा। अगर क्वेश्चन ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस में नहीं है तो इसे लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हैं, उसकी जगह हीट बजट पे होगा, कहेंगे लघु तरंग और दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा ऊष्मा के इसी अवशोषण और निष्कासन के बजट को ऊष्मा बजट कहते हैं। तो अगर हीट बजट पे है तो सीधा हीट बजट की मीनिंग को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़िए। अब जब हीट बजट की मीनिंग को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी के द्वारा, जैसे अभी हमने समझाया, कुल कितना सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, 100 यूनिट, और उसमें वायुमंडल जो है 31 यूनिट, और पृथ्वी की जो सतह है 4 यूनिट को क्या कर देती है, लघु तरंग विकिरण के रूप में ही परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले इसे स्पष्ट कर दीजिए, यानी पहले उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए जिसका अवशोषण पृथ्वी के द्वारा नहीं होता है, यानी पहले उन इकाइयों को स्पष्ट करके अलग कर दीजिए जिनका पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, बाकी 65 इकाई का ब्यौरा दे दीजिए। पहले फ्लो चार्ट बना दीजिए, पहले फ्लो चार्ट बनाइए और उसके बाद उस फ्लो चार्ट के साथ साथ में आप लिख सकते हैं कि अगर 65 यूनिट है तो वायुमंडल के द्वारा 18 इकाई और सतह के द्वारा 47 यूनिट प्राप्त होता है, और उसको क्या अवशोषित कौन कर रहा है, दोनों वायुमंडल और पृथ्वी की सतह, और अवशोषित करके किस में परिवर्तित कर देता है, संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है। अब इससे क्या आपने समझा कि पृथ्वी का तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में ऊष्मा का जब निष्कासन होता है तो किस रूप में, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। वायुमंडल के द्वारा 60 इकाई और पृथ्वी की सतह के द्वारा 5 इकाई, जबकि किसके द्वारा अवशोषण अधिक हो रहा है, अवशोषण पृथ्वी की सतह के द्वारा अधिक हो रहा है, 47 इकाई, जैसा भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए वायुमंडल के द्वारा जिस अतिरिक्त 42 इकाई का बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासन होता है, क्यों अतिरिक्त 42 इकाई, क्योंकि इसे मिला तो 18 इकाई सूर्य से और ये निष्कासित कितना कर रहा है, 60 इकाई, तो 42 इकाई से कहाँ से मिला, इसे मिला पृथ्वी की सतह के द्वारा। और किस प्रक्रिया से, वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण के समय किससे, जलवाष्प की सहायता से। किस रूप में, तो जलवाष्प गुप्त ऊष्मा के रूप में लगभग 24 इकाई का, चालन विधि के द्वारा 5 इकाई का। अब देख रहे हैं थोड़ा मोड़ा यूनिट का डिफरेंस है, तो ये जो यूनिट है आप अपने 1-2 यूनिट का डिफरेंस, यानी आप अपने आंसर में भी क्या कह रहे हैं कि मैं यूनिट से ज़्यादा महत्व तो किसको दे रहा हूँ, मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को। और ऐसा करते हुए आपने क्या बताया कि वाष्पीकरण की भूमिका अधिक है, चालन की भूमिका सबसे कम है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर किसकी है, दीर्घ तरंग विकिरण की भूमिका है, यानी पार्थिवीय विकिरण की। इस पॉइंट को लिखा, यही साथ में पहले ग्राफ बनाया फिर उसे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, ये निष्कर्ष का पार्ट है कि ऊष्मा बजट क्या है, एक आदर्श परिकल्पना है। क्यों आदर्श परिकल्पना है, क्योंकि बजट की इकाइयों को लेकर एक मत नहीं है, और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग जो है जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु
बजट की प्रत्येक इकाई से परिवर्तन का सूक्ष्म अवलोकन आवश्यक है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ऊष्मा बजट के में क्या हो रहा है, सामयिक अध्ययन, यानी समय के साथ हमें क्या करना है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें हर एक इकाई पर माइन्यूट लेवल पर अवलोकन करना चाहिए, यानी प्रतिलोम विकिरण के प्रभाव को सम्मिलित करना चाहिए। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आप चाहें तो एक साथ में, जो हमने भी कई पार्ट में बताया, ऐसा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं कि जो पृथ्वी को 100 इकाई सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, तो देखिए 35 यूनिट लघु तरंग विकिरण के रूप में बाह्य अंतरिक्ष में चला गया। 35 यूनिट जो बाह्य अंतरिक्ष में गया, उसमें उसके बाद जो बचा 18 इकाई वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हुआ और 47 यूनिट पृथ्वी की सतह के द्वारा। और अब देखिए गुप्त ऊष्मा के रूप में जो निष्कासन हो रहा है, यानी वाष्पीकरण के समय, यह एक प्रक्रिया है। दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में हो रहा है पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल को, यह एक दूसरी प्रक्रिया है। और संवेदनशील ऊष्मा के रूप में हो रहा है, यह तीसरी प्रक्रिया है। और साथ में आप ये बता दीजिए कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि काउंटर रेडिएशन के द्वारा भी वायुमंडल से सतह की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पृथ्वी की सतह से कुछ दीर्घ तरंग विकिरण यानी 5 इकाई बाह्य अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसका वायुमंडल के द्वारा निष्कासन, वायुमंडल के द्वारा अवशोषण नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वायुमंडल ने 18 इकाई लघु तरंग विकिरण को अवशोषित किया और पृथ्वी से 42 इकाई अवशोषित किया और फाइनली कितना निष्कासित किया, 60 इकाई। तो ध्यान दीजिए, एक ही साथ आप चाहें तो एक ही ग्राफ में सारी बातों को डायग्राम में दिखा दीजिए और दिखाने के साथ ऐसे डायग्राम बनाइए और उसी डायग्राम को फिर क्या कीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि पहले आप मॉडल ड्रॉ करेंगे उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि आप उसी डायग्राम को स्पष्ट करना चाहिए, नहीं कि लिखने के बाद डायग्राम बनाना है। तो आंसर का कैसे फ्रेमिंग किए, ऐसे आपका आंसर शीट दिखाई देना चाहिए कि अगर आप आंसर शीट में आंसर लिख रहे हैं तो पहले मीनिंग बता दीजिए, जैसा क्वेश्चन का डिमांड वैसे मीनिंग बताइए, फिर उसके बाद ऐसे एक ग्राफ बना दीजिए, फिर ग्राफ के बाद उसको एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट में, और फिर अंततः शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के बाद फिर यहाँ कंक्लूजन के रूप में जो आपके मेन पॉइंट है उसे लिख दीजिए। ऐसा आपका आंसर शीट दिखाई देना चाहिए। तो लगेगा कि नहीं, आपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ लिखेंगे चित्र क्या है, ऊष्मा बजट संतुलन का मॉडल। तो एक क्वेश्चन बना। जो अभी मैंने आपके सामने स्लाइड दिखाया था वो आपके PDF नोट्स के सेक्शन में मिलेगा। आप उसको मान कर चलिए, आपका टाइम सेव हुआ। आप उसे चाहें तो आराम से कॉपी में नोट करके अपना सिनॉप्सिस बना सकते हैं। तो इस टॉपिक का सिनॉप्सिस क्या हुआ, इस टॉपिक का सिनॉप्सिस तैयार करते समय किसका यूज करना है, डायग्राम का, और किसका यूज करना है, फ्लो चार्ट का। और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड थे जो आपने एक साइंस के लेवल पे समझा है उसकी समझ होगी, तो शब्दों का चयन भी आप सोच समझ कर करेंगे। ये था आज जो अभी मैंने डिस्कस किया, वो था ऊष्मा बजट की संकल्पना, मौलिक संकल्पना। यानी सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी अगर इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो यहाँ तक आपकी समझ होनी चाहिए। इस टॉपिक को आगे जब आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ ऊष्मा बजट में विसंगति, हीट बजट में एनोमली के कारण को समझने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन करना पड़ेगा, वहाँ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। दूसरा कि अगर आपसे ये कहता है कि मौसम वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेताओं ने ऊष्मा बजट संतुलन के मॉडल को कैसे स्पष्ट किया, तो ये कोर ज्योग्राफी हो गया। तो कई बार UPSC क्वेश्चन में आप मान कर चलिए कि 500 नंबर का अगर दोनों पेपर मिलाकर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो 50 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आपके सामने रखेगा कई बार, जो एकेडमिक लेवल की तरफ होगा, वो चेक करने के लिए कि आप भूगोल विषय की ढंग से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो त्रिवार्था ने कैसे ऊष्मा बजट संतुलन के मॉडल को दिया, या ऐसे और कौन से मौसम वैज्ञानिक हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूँ, यानी मेरी अपनी यह आपसे अपेक्षा है कि आप ऊष्मा की मौलिक संकल्पना के अंतर्गत
सेंसेबल हीट, लेटेंट हीट के साथ ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों को समझकर कम से कम ऊष्मा बजट की जो संकल्पना भी आज हमने डिस्कस किया उस पर अपना एक नोट्स बना लीजिएगा। इसकी समझ बेहतर होगी तो आसानी से आप मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए मॉडल को समझ लेंगे, और जितना बेहतर आपका हीट बजट तैयार हो जाएगा तो इनसोलेशन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद तो आप उसे भी समझ पाएंगे। तो मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि अब तक डिस्कस किए गए टॉपिक को आप बेहतर ढंग से रिवाइज करके नेक्स्ट टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।